हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल सिग्नलिंग का नेक्स्ट वीडियो हेजहॉग सिग्नलिंग। हेजहॉग सिग्नलिंग भी डब्ल्यूएनटी सिग्नलिंग के सिमिलर ही होती है। जिस तरह से हमने डब्ल्यूएनटी सिग्नलिंग में देखा था कि डब्ल्यूएनटी एज अ सिक्रीटेड प्रोटीन होती है। डब्ल्यूएनटी क्या होती है? प्रोटीन की तरह वर्क करती है, एज अ लाइगेंड वर्क करती है। हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे में भी हेजहॉग क्या करती है? एज अ लाइगेंड वर्क करेगी। हेजहॉग क्या है? एक टाइप की प्रोटीन है। हेजहॉग क्या है? सिक्रीटेड प्रोटीन है जो किस टाइप से वर्क करेगी? एज अ लाइगेंड वर्क करेगी या सिग्नल की टाइप वर्क करेगी। इसी कारण से क्या कहा जाता है? हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे। डब्ल्यूएनटी में हमने देखा था कि डब्ल्यूएनटी में डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इसका रोल होता है सेल सिग्नलिंग के अलावा। हेजहॉग सिग्नलिंग भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जनरली पैटर्न आइडेंटिफिकेशन हो गया, ये भी किसके थ्रू होता है? पैटर्न फॉर्मेशन हेजहॉग सिग्नलिंग के थ्रू। वर्टिब्रेट्स हो या इनवर्टिब्रेट्स हो, दोनों में ही हेजहॉग सिग्नलिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हेजहॉग सिग्नलिंग को सबसे पहले जिसमें देखा गया था वो ड्रोसोफिला था। हेजहॉग सिग्नलिंग को सबसे पहले किसमें देखा गया? ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला में एक हेजहॉग नाम का जीन था। क्या था? बेसिकली हेजहॉग का नाम का जीन था। जब इस जीन में म्यूटेशन हो गया, हेजहॉग जीन में जब म्यूटेशन हो गया, किसमें? ड्रोसोफिला में। हेजहॉग के जीन में म्यूटेशन हो गया तो ड्रोसोफिला की सरफेस के ऊपर डेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दी। उस जिसे क्या कहा जाता है? जो किसके सिमिलर थी? हेजहॉग के सिमिलर थी। इसी कारण इसे क्या कहा गया? हेजहॉग प्रोटीन। ध्यान से समझिएगा, क्या पढ़ रहे हैं? हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे। हेजहॉग सिग्नलिंग भी किसके सिमिलर है? डब्ल्यूएनटी सिग्नलिंग के सिमिलर है। डब्ल्यूएनटी में हमने देखा था वो भी सिक्रेटेड प्रोटीन थी जो एज अ लोकल मीडिएटर या मार्फोजेंस की तरह एक्ट कर रही थी। सेम हेजहॉग भी क्या है? एक टाइप की सिक्रेटेड प्रोटीन है। क्या है? सिक्रेटेड प्रोटीन है जो किसकी तरह एक्ट करेगी? एज अ लोकल मीडिएटर या मार्फोजेंस की तरह एक्ट करेगी। हेजहॉग किस टाइप का एक्ट करेगा? एज अ लाइगेंड वर्क करेगा या एज अ सिग्नल वर्क करेगा? किसी भी सेल में क्या करेगा? एज अ लाइगेंड वर्क करेगा या एज अ सिग्नल वर्क करेगा हेजहॉग। हेजहॉग के केस में कहा जाता है कि हेजहॉग को सबसे पहले किसमें देखा गया? ड्रोसोफिला के केस में। ड्रोसोफिला में हेजहॉग नाम का एक जीन था जिसमें म्यूटेशन होने पे ड्रोसोफिला के सरफेस पे स्पाइकी लाइक स्ट्रक्चर्स या डेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए, जिन्हें क्या कहा जाता है? हेजहॉग। उसी के नाम पे इसे कहा गया हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे या हेजहॉग प्रोटीन। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कहाँ हुआ? सबसे पहले एक हेजहॉग जीन क्या होता है? जनरली वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में हेजहॉग प्रोटीन के रिगार्डिंग 3 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 3 जीन का प्रोडक्शन से क्या हेजहॉग प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है। कौन कौन से 3 जीन होंगे वर्टिब्रेट्स में? सोनिक, जनरली सोनिक, डेजर्ट और इंडियन हेजहॉग। इंडियन हेजहॉग, ये तीनों जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आपके हेजहॉग प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए। ये क्या है? आपके जीन्स। ये जीन्स आपके किसके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हेजहॉग प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे का हमने बेसिक देखा कि हेजहॉग सिग्नलिंग क्या होती है। हेजहॉग क्या होता है? प्रोटीन है, रिसेप्टर्स है, तो लाइगेंड है, एज अ सिग्नल वर्क करेगा। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इसका मेजर रोल देखा गया है पैटर्न फॉर्मेशन के में हो गया, रिपेयर मैकेनिज्म, टिश्यू रिपेयर मैकेनिज्म हो गए आपके। यदि और अधिक देखा जाए तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल प्रोलिफरेशन। कहां पर रोल होता है हेजहॉग सिग्नलिंग का? सेल प्रोलिफरेशन। अभी तक हमने जितनी भी सिग्नलिंग पाथवे पढ़े हैं सब में उसके फंक्शंस पहले पढ़ते कि ये सिग्नलिंग पाथवे हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है इस सिग्नलिंग पाथवे को पढ़ने का, या हमारी बॉडी में ये सिग्नलिंग क्या रोल प्ले करती है। हेजहॉग सिग्नलिंग का भी यही रीजन है। हेजहॉग सिग्नलिंग हमारी बॉडी में सेल प्रोलिफरेशन कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डेफिनेटली यदि हमें समझ में आ गया होगा, यदि एक्सेसिव हेजहॉग सिग्नलिंग हो जाए, यदि एक्सेसिव जरूरत से ज्यादा हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे चल जाए, जरूरत से ज्यादा हेजहॉग प्रोटीन का प्रोडक्शन हो जाए, तब क्या होगा? सिग्नलिंग पाथवे कंटिन्यूअसली चलेगा, तब वो सिग्नलिंग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। मतलब एक्सेसिव हेजहॉग प्रोटीन, एक्सेसिव हेजहॉग सिग्नलिंग किसका कारण हो सकती है? जरूरत से ज्यादा हेजहॉग प्रोटीन का प्रोडक्शन होना किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है? कैंसर के लिए। और कैंसर में भी स्पेसिफिक कैंसर आता है इसमें, कार्सिनोमास। कार्सिनोमा स्किन का कैंसर होता है। मतलब एक्सेसिव हेजहॉग सिग्नलिंग किस कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? कार्सिनोमा के लिए।
कैंसर के, जब हम कैंसर के टाइप्स पढ़ते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप पढ़ते हैं। अभी बेसिक टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिए। कार्सिनोमा कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कार्सिनोमा किस टाइप का कैंसर होता है? स्किन का कैंसर। ठीक है, तो ये हेजोक प्रोटीन का बेसिक पार्ट होता है। हेजोक प्रोटीन होती क्या है, कहां पर सबसे पहले देखी गई, क्यों उसमें हेजोक प्रोटीन कहा गया इसे? क्योंकि उसके क्या हुआ, जीन में म्यूटेशन हुआ, डेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर हो या हेजोक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दी, जिसके कारण इस प्रोटीन को क्या कहा गया? हेजोक प्रोटीन कहा गया। यदि किसी भी वर्टिब्रेट्स में या इनवर्टिब्रेट्स में एक्सेसिव हेजोक सिग्नलिंग होगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा सेल प्रोलिफरेशन होगा, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? कहीं ना कहीं कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वर्टिब्रेट्स में स्पेसिफिक टाइप का कैंसर जो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा कार्सिनोमा। कार्सिनोमा किस टाइप का कैंसर होते हैं? स्किन के कैंसर। हर प्रोटीन के रिगार्डिंग हम जीन देखते हैं कि जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। हेजोक सिग्नलिंग पाथवे में भी हेजोक के रिगार्डिंग जीन्स होंगे। ध्यान रखिएगा उन जीन को क्या कहा जाएगा? सोनिक, डेजर्ट और इंडियन हेजोक। ये 3 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रोडक्शन के लिए? हेजोक प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए। तो ये तो हमने देखा बेसिकली कि हेजोक प्रोटीन क्या होती है, किस जीन से रिस्पॉन्सिबल होती है, लाइगेंड कैसा होता है, कहाँ पर सबसे पहले देखा गया। अब बात करते हैं उसके रिसेप्टर के बारे में कि हेजोक तो एज अ लिगेंड वर्क करेगी, बट जिस सेल की सरफेस पे जाएगी उस सेल की सरफेस पे किस टाइप के रिसेप्टर होंगे। स्टार्टिंग से लेके एंड हो गया हमें सेल सिग्नलिंग तक पढ़ते हुए, हमने डिफरेंट मैकेनिज्म पढ़ ली। सब मैकेनिज्म हमने ये देखा कि लाइगेंड होता है, एक रिसेप्टर होता है, लाइगेंड या सिग्नल्स आते हैं, रिसेप्टर से वे बाइंड होते हैं और सिग्नलिंग कैस्केड ऑन होता है या डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ऑन होती है। वही बातें चलेगा। लाइगेंड तो हमने देख लिया कि ठीक है हेजोक प्रोटीन एज अ लाइगेंड वर्क करेगी, एज अ सिग्नल वर्क करेगी, बट रिसेप्टर्स कौन होंगे और रिसेप्टर्स किस टाइप के होंगे, उन रिसेप्टर्स को क्या कहा जाएगा? जैसे हमने अलग अलग टाइप के देखे, फ्रिजल्ड रिसेप्टर्स देखा हमने, कहीं पे जीपीसीआर देखा, कहीं पे आरटीकेस देखा, अलग अलग सिग्नलिंग मैकेनिज्म में अलग अलग रिसेप्टर्स देखे। तो हेजोक सिग्नलिंग पाथवे में रिसेप्टर्स किस टाइप के होंगे, अब हम वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसेप्टर्स की। रिसेप्टर्स कहाँ लोकेटेड होंगे, किस टाइप के रिसेप्टर्स होंगे? तो हेजोक सिग्नलिंग पाथवे में जनरली 3 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। कितने टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं? 3 टाइप के रिसेप्टर्स होंगे। ध्यान रखिएगा, लाइगेंड हम पढ़ चुके हैं। लाइगेंड क्या होगी? हेजोक प्रोटीन। लाइगेंड क्या है आपकी? हेजोक प्रोटीन। अब बात कर लेते हैं हम रिसेप्टर्स की। रिसेप्टर्स क्या होंगे? 3 टाइप के रिसेप्टर्स होंगे। 3 टाइप्स के रिसेप्टर्स होंगे, पैच्ड, आईहॉक और स्मूथर्ड। ध्यान रखिएगा, पैच्ड रिसेप्टर सेल की सरफेस पे कौन कौन से होंगे? पैच्ड रिसेप्टर, आईहॉक रिसेप्टर और स्मूथर्ड रिसेप्टर। 3 टाइप के रिसेप्टर्स होंगे हेजोक सिग्नलिंग में। अब पैच्ड रिसेप्टर्स क्या होंगे, आईहॉक क्या होंगे और स्मूथर्ड क्या होंगे? पैच्ड रिसेप्टर सेल की, सपोज ये सेल है आपकी, सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे 12 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होंगे। 12 हेलिकल स्ट्रक्चर्स, 12 ट्रांसमेम्ब्रेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होंगी किसकी? आपके पैच्ड की। पैच्ड रिसेप्टर्स जिसमें क्या होंगे? 12 ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होगी इसकी। ठीक है। आईहॉक रिसेप्टर एज अ को रिसेप्टर वर्क करता है। आईहॉक रिसेप्टर्स क्या वर्क करेगा? एज अ को रिसेप्टर वर्क करेगा। ठीक है। आईहॉक रिसेप्टर के केस में कहा जाता है इसमें 3 to 4 इम्यूनोग्लोबिन डोमेन्स होते हैं। 3 to 4 क्या होंगे? 3 to 4 इम्यूनोग्लोबिन डोमेन्स, आईजी इम्यूनोग्लोबिन डोमेन्स होंगे। और 2 to 3 फिब्रोनेक्टिन टाइप 3rd डोमेन्स होते हैं। फिब्रोनेक्टिन टाइप 3rd डोमेन्स। ध्यान रखिएगा, कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स हैं ये कि आईहॉक्स में क्या होगा? आईहॉक एज अ को रिसेप्टर वर्क करेगा जिसमें 3 to 4 क्या होंगे? इम्यूनोग्लोबिन डोमेन्स होंगे। इसमें 3 to 4 क्या होंगे? इम्यूनोग्लोबिन डोमेन्स होंगे।
सपोज ये आई होक की स्ट्रक्चर है जिसमें ये क्या है, इम्यूनोग्लोबिन डोमेन्स, आईजी डोमेन्स, आईजी डोमेन्स होंगे, और 2 to 3 क्या होंगे, फिब्रोनेक्टिन डोमेन्स, 2 to 3 क्या होंगे, फिब्रोनेक्टिन डोमेन्स, या तो 2 होंगे या 3, ये क्या है आपके फिब्रोनेक्टिन डोमेन्स, फिब्रोनेक्टिन डोमेन्स टाइप 3rd। तो ये हमने क्या देखा, आई होग, ये था आपका आई होग, आई होग की बेसिक स्ट्रक्चर, ये पेज्ड की बेसिक स्ट्रक्चर। पेज्ड में क्या होगा, 12 ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होगी, 12 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल स्ट्रक्चर्स है इसकी। आई होग के केस में क्या होगा, को रिसेप्टर होगा जो कहाँ पर लोकेटेड होगा, सेल मेम्ब्रेन पर ही लोकेटेड होगा, पेज्ड के पास लोकेटेड होगा। को रिसेप्टर्स में 3 to 4 या तो 3 होंगे या 4 होंगे, क्या होंगे बेसिकली आपके इम्यूनोग्लोबिन डोमेन्स होंगे, और 2 to 3 क्या होंगे, फिब्रोनेक्टिन टाइप 3rd डोमेन्स होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्मूथर्न रिसेप्टर। क्या स्मूथर्न रिसेप्टर भी सेल की सरफेस पे लोकेटेड होंगे? नहीं, स्मूथर्न रिसेप्टर्स लोकेटेड होते हैं वेसाइकल्स में, सेल के अंदर वेसाइकल्स प्रेजेंट होंगे, सेल के साइटोप्लाज्म में, उस वेसाइकल्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं आपके स्मूथर्न रिसेप्टर्स। स्मूथर्न रिसेप्टर्स 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं। स्मूथर्न रिसेप्टर्स कैसे होंगे बेसिकली, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होंगे। कैसे, लाइक जीपीसीआर, जीपीसीआर में भी इसकी स्ट्रक्चर सिमिलर हो सकती है फ्रिजल्ड रिसेप्टर या जीपीसीआर के, क्योंकि वे भी कैसे थे, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। तो स्मूथर्ड कहाँ लोकेटेड होंगे, ध्यान रखिएगा, स्मूथर्ड लोकेटेड होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में, वेसाइकल्स पे, और आपके पेज्ड और आई होक कहाँ लोकेटेड होंगे, सेल की सरफेस पे या सेल मेम्ब्रेन पे। पेज्ड कैसे होंगे, 12 ट्रांसमेम्ब्रेन, और आई होक के पास क्या है, इम्यूनोग्लोबिन डोमेन और फिब्रोनेक्टिन डोमेन। स्मूथर्न रिसेप्टर्स कहाँ लोकेटेड होंगे, स्मूथर्न रिसेप्टर सेल के साइटोप्लाज्म में वेसाइकल्स पे लोकेटेड होंगे। अब फंक्शंस कहाँ है सेल के साइटोप्लाज्म में, लोकेशन भी ध्यान रखना है हमको, लोकेशन कहाँ होगी। अब मेन काम क्या है, किसका क्या है, को रिसेप्टर्स क्या है, पेज्ड क्या करता है। जनरली जब तक सिग्नल्स नहीं आएंगे, ध्यान से समझिएगा, जहां पर भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, जब तक सिग्नल्स नहीं आएंगे तब क्या होंगे, पेज्ड स्मूथर्ड को ब्लॉक करके रखेगा या इनहिबिट करके रखेगा। कब, जब तक हेजोग प्रोटीन आके बाइंड नहीं होती है। हेजोग प्रोटीन को, मतलब हेजोग प्रोटीन को बाइंड करने का काम कौन करेगा, पेज्ड और आई होक। पेज्ड और आई होक से कौन बाइंड होंगे, आपकी हेजोग प्रोटीन या सिग्नल्स बाइंड होंगे। पेज जब तक सिग्नल्स नहीं आएंगे नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल सिग्नलिंग पाथवे में, जब हेजोग प्रोटीन बाइंड नहीं है या सिग्नल्स प्रेजेंट नहीं है, उस कंडीशन में पेज किसको इनहिबिट करके रखता है, स्मूथर्ड को इनहिबिट करके रखता है। अब रीजन क्या है इनहिबिशन का, वो सब हम सेल सिग्नलिंग अभी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, या डिटेल में उसका पाथवे पढ़ेंगे सिग्नलिंग कैस्केड, तब हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा। अभी हमने क्या पढ़ लिया है कि सिग्नलिंग पढ़ क्यों रहे, रीजन क्या है हेजोग सिग्नलिंग पढ़ने का, सिग्नल में एज अ लाइगेंड या सिग्नल वर्क कौन करेगा, सिग्नलिंग प्रोसेस में रिसेप्टर्स कौन होंगे, क्या किस किस नाम से जाने जाएंगे, वो सब देखा। लाइगेंड, हेजोग प्रोटीन, सिग्नल, रिसेप्टर्स कौन होंगे, पेज्ड, आई होक और स्मूथर्ड। लोकेशन ध्यान रखिएगा किसकी कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, अब मूव करते हैं हम कहाँ पर, इसकी सिग्नलिंग पाथवे पे, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब हम मूव करेंगे बेसिकली कहाँ पर, इसके सिग्नलिंग कैस्केड पे, कि सिग्नलिंग कैस्केड कैसे चलेगा, जब हेजोग प्रोटीन आएगी तब क्या पाथवे चलेगा, और जब हेजोग प्रोटीन एब्सेंट हो गया, सिग्नल्स नहीं होंगे, तब सिग्नलिंग कैस्केड कैसे चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हेजोग सिग्नलिंग पाथवे। बहुत ध्यान से समझिएगा, सिंपल पाथवे है, बट थोड़ी सी हर जगह हमने देखा है एंजाइम्स आती है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग चलती है, अलग अलग प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं, और फाइनल फंक्शन क्या है, जीन का एक्टिवेशन कराना। सबका फाइनल फंक्शन क्या है, जीन का एक्टिवेशन कराना। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, हमेशा ध्यान रखिएगा, WNT हो गया या हेजोग प्रोटीन सिग्नलिंग पाथवे हो गया, दोनों ही ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन को किस में कन्वर्ट करती है, एक्टिवेशन में। ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन को किस में कन्वर्ट करेगी, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन में, मतलब रिप्रेस वाली कंडीशन को एक्टिवेट कर देती है जैसे ही सिग्नल्स आते हैं और बाइंड होते हैं। कैसे एक्टिवेट करेगी, कौन को एक्टिवेटर होंगे, कौन को रिप्रेसर होंगे, सब हम स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब सिग्नल्स अब्सेंट होंगे तब क्या होगा, जब सिग्नल्स अब्सेंट होंगे या हेजोग प्रोटीन नहीं है, नो हेजोग प्रोटीन या नो सिग्नलिंग, नो हेजोग प्रोटीन, जब कोई भी सिग्नल्स नहीं है,
नो हैजोग, तब उस कंडीशन में क्या होगा, या सिग्नल्स एब्सेंट है तब क्या होगा, वही आपके आई होग प्रेजेंट है, आई होग स्ट्रक्चर, और यहां पर आपका पेस्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। जैसे ही हैजोग, अभी कोई भी हैजोग आके इससे बाइंड नहीं होगी, कोई भी सिग्नल्स नहीं है, नो हैजोग, अब उस कंडीशन में क्या होगा, वही स्मूथन्ड हमने देखा कि पेस्ट क्या करेगा, वसाइकल की सरफेस पे जो स्मूथन्ड रिसेप्टर्स है उनको ब्लॉक करके रखेगा या इनहिबिट करके रखेगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये ठीक है, ये वसाइकल आपका, ये स्मूथन्ड रिसेप्टर, स्मूथन्ड, ठीक है। पेज्ड ने किसको ब्लॉक करके रखा है, स्मूथन्ड को, पेज्ड ने किसको ब्लॉक करके रखा है, स्मूथन्ड को ब्लॉक या इनहिबिट करके रखा है, ये पेज्ड रिसेप्टर्स हैं आपके, ध्यान से समझिएगा, सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, सिग्नलिंग पाथवे पढ़ रहे हैं। पेज्ड रिसेप्टर ने स्मूथन्ड रिसेप्टर को ब्लॉक करके या इनहिबिट करके रखा है जब सिग्नल्स नहीं है, नो सिग्नलिंग या नो हैजोग प्रोटीन्स, ठीक है। इस कंडीशंस पे क्या होगा, स्मूथन्ड तो ब्लॉक है, अब क्या करना है, सेल के साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सीआई, जिसे क्या कहा जाएगा, क्यूबिटस इंटरप्रेटस, सीआई प्रोटीन से रिप्रेजेंट करेंगे क्यूबिटस इंटरप्रेटस। क्या करेगी ये सीआई प्रोटीन, ये सीआई प्रोटीन जब तक, हमेशा ध्यान रखिए, सीआई प्रोटीन यदि इंटैक्ट फॉर्म में रहेगी, लार्ज प्रोटीन होती है, ये सीआई प्रोटीन कैसी होती है, ऐसे लार्ज प्रोटीन होती है, यदि सीआई प्रोटीन इंटैक्ट फॉर्म में है और या लार्ज फॉर्म में इसका डिग्रेडेशन नहीं हुआ है, तब तो ये एज अ को एक्टिवेटर वर्क करेगी, और यदि सीआई प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो गया है तब ये एज अ को रिप्रेसर वर्क करने लग जाती है। सीआई प्रोटीन के केस में कहा जाता है कि सीआई प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 155 किलो डाल्टन। 155 किलो डाल्टन क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, जब तक ये अपने इंटैक्ट फॉर्म में रहेगी, इंटैक्ट फॉर्म में रहेगी तब कैसे वर्क करेगी, एज अ को एक्टिवेटर, को एक्टिवेटर वर्क करेगी। जैसे ही इसकी प्रोटियोलाइसिस हो जाएगी तब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 75 किलो डाल्टन। जैसे ही प्रोटियोलाइसिस हो जाएगी, इसका यूबिक्विटिलाइजेशन हो जाएगा, इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, 75 किलो डाल्टन की रह जाएगी, तब ये कैसे वर्क करेगी, एज अ को रिप्रेसर, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, एज अ को रिप्रेसर। सीआई प्रोटीन क्यूबिटर इंटरप्रेटर सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, एक लार्ज टाइप की प्रोटीन होती है जिसमें बेसिकली 3 डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं, 3 डोमेन्स प्रेजेंट होंगे, डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स, ओलिगोमेरिक डोमेन और ट्रांसक्रिप्शन डोमेन, ओलिगोमेरिक डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन और ट्रांसक्रिप्शन डोमेन। जैसे ही इसकी स्ट्रक्चर का प्रोटीलाइटिक क्लीवेज होता है या यूबिक्विटिलाइजेशन के थ्रू इसका डिग्रेडेशन होता है, वैसे ही इसका ट्रांसक्रिप्शन डोमेन रिमूव हो जाता है या क्लीव हो जाता है, तब इसका मॉलिक्यूलर वेट, अभी इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना था, 155 किलो डाल्टन। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा या मतलब इस पार्ट का रिमूवल हो जाएगा, तब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 75 किलो डाल्टन। जैसे ही इसका प्रोटीलाइटिक क्लीवेज होता है तो इस पार्ट को कहेंगे सीआई, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे सीआईआर, क्यूबिटस इंटरप्रेटर रिप्रेसर की तरह वर्क करेगी जब इसका प्रोटीलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा। यदि ये इंटैक्ट फॉर्म में है, इंटैक्ट फॉर्म में है, तब ये कैसे वर्क करेगी, एज अ को एक्टिवेटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी पे ये सिग्नलिंग पाथवे बेस्ड है कि सीआई का यदि प्रोटीलाइटिक क्लीवेज हो गई है तो वो को रिप्रेसर वर्क करेगी, को रिप्रेसर वर्क करेगी मतलब जीन का ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करेगी, मतलब जीन रिप्रेशन का काम करेगी। यदि उसका प्रोटीलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, उसका ट्रांसक्रिप्शन डोमेन हट जाएगा, मतलब वो सीआईआर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो एज अ को रिप्रेसर वर्क करेगी। आई होप आपको ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा कि सेल सिग्नलिंग पाथवे में नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या। ठीक है, तो मूव करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म में सीआई प्रोटीन प्रेजेंट है, सीआई क्यूबिटस इंटरप्रेटस प्रोटीन प्रेजेंट है। ये क्यूबिटस जो इंटरप्रेटस प्रोटीन रहती है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच, एक साइड कौन इसको होल्ड करके रखता है, क्योंकि साइटोस्केलेटन की तरह वर्क करता है माइक्रोट्यूब्यूल, एक साइड से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड होती है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल, ये माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल एक साइड से किससे अटैच है, माइक्रोट्यूब्यूल से। एक टाइप ये किससे बाउंड करती है, कोस्टल प्रोटीन, कोस्टल प्रोटीन, कोस्टल 2 प्रोटीन
और फ्यूज टू, कोस्टल 2 और फ्यूज 2 इसको बाइंड करके रखती है। फ्यूज 2 और कोस्टल 2 प्रोटीन क्या करती है, इसको बाइंड करके रखती है। ये कौन सी प्रोटीन है, सीआई प्रोटीन है, क्यूबिटस इंटरप्रिटस। क्यूबिटर इंटरप्रिटस ये पूरा एक डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया है, डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स। सीआई को माइक्रोट्यूब्यूल, सबसे पहले कोस्टल 2 और फ्यूज रखे उससे अटैच्ड होती है और माइक्रोट्यूब्यूल उसको स्टेबल रखने का काम करती है ताकि वो प्रोटीन उसी फॉर्म में स्टेबल रहे। इस पूरे फॉर्म को क्या कहेंगे, डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स। इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स। डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब इस कंडीशन पे होता क्या है, सेल के साइटोप्लाज्म में सेरिन थ्रियोनिन काइनेजेस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन से एंजाइम, सेरिन थ्रियोनिन काइनेजेस, GSK3, कैसिन काइनेज फर्स्ट, GSK3, कैसिन काइनेज फर्स्ट, CK फर्स्ट, कैसिन काइनेज को रिप्रेजेंट करेंगे CK फर्स्ट, कैसिन काइनेज फर्स्ट, और PK प्रोटीन काइनेज A। ये तीनों एंजाइम्स जो होते हैं सेरिन थ्रियोनिन काइनेज होते हैं, जो किसी भी प्रोटीन के सेरिन या थ्रियोनिन अमीनो एसिड का फॉस्फोराइलेशन कराएंगे। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट CI का फॉस्फोराइलेशन करा देंगे। इस CI का क्या करा देंगे, फॉस्फोराइलेशन। सेरिन थ्रियोनिन अमीनो एसिड पे क्या हो जाएगा, इस CI का फॉस्फोराइलेशन कौन कराएगा, ये तीनों एंजाइम, GSK3, कैसिन काइनेज फर्स्ट और आपका प्रोटीन काइनेज A, इसका फॉस्फोराइलेशन करा देंगे। फॉस्फोराइलेशन, जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होगा वैसे ही इसका क्या हो जाएगा, यूबिक्विटिलाइजेशन या प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन। यूबिक्विटिलाइजेशन पे एक इंडिविजुअल वीडियो बेस्ड है आपका कि किसी भी प्रोटीन का यदि यूबिक्विटिन ग्रुप ऐड हो जाता है या फॉस्फोरिल ग्रुप ऐड हो जाता है तो उसका कैसे प्रोटियोसोम में डिग्रेडेशन होता है, कैसे यूबिक्विटिनेशन होता है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल यूबिक्विटिनेशन का एक प्रॉपर वीडियो मिलेगा। तो ध्यान से समझिएगा, प्रोटीन का डिग्रेडेशन होना मतलब प्रोटीन के स्मॉलर पार्ट में उसका टूटना। जैसे ही उसका फॉस्फोराइलेशन कर देंगे ये तीनों एंजाइम्स, नेक्स्ट स्टेप में डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स CI का प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। CI का क्या होगा अब, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। नेक्स्ट स्टेप में CI का प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज ऑफ CI का प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा। वो किस में चेंज हो जाएगी, CIR के फॉर्म में चेंज हो जाएगी। जब CIR के फॉर्म में चेंज हो जाएगी मतलब एज ए रिप्रेसर वर्क करेगी। ये कहाँ पे ट्रांसलोकेट हो जाएंगे, न्यूक्लियस में। कहाँ पे ट्रांसलोकेट हो जाएंगे, सेल के न्यूक्लियस में। जैसे ही सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट होंगे, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट हम यहाँ पर शिफ्ट करते बनाना ताकि आपको इजीली विजिबल हो कि कैसे होगा। ये कहाँ पर ट्रांसलोकेट हो जाएंगे, CIR के फॉर्म में चेंज हो चुके हैं। मतलब ये कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, सेल के न्यूक्लियस में। क्यूबिटस इंटरप्रिटस रिप्रेसर सेल के न्यूक्लियस में शिफ्ट हो गया है। जैसे ही सेल के न्यूक्लियस में शिफ्ट होगा, सेल के न्यूक्लियस में जीन प्रेजेंट है, सेल के न्यूक्लियस में जो जीन प्रेजेंट है उस जीन का क्या कर देगा, एज अ को रिप्रेसर। कैसे वर्क करेगा, एज अ को रिप्रेसर से बाइंड होगा। या आपके को रिप्रेसर प्रोटीन जिससे कौन बाइंड हो जाएगा, आपका CI का जिसका प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज हुआ है, CIR बाइंड हो गया। और इस जीन का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन। क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन। मतलब जीन साइलेंट हो गया, हेजॉग प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगी, जीन साइलेंसिंग होना। जीन किस कंडीशन में, जीन साइलेंट हो चुका है, हेजॉग प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं होगा। नो हेजॉग प्रोटीन। सिंपल सा पाथवे है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बार वापस रिपीट करते हैं। जब कोई भी हेजॉग प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं हुआ, जब हेजॉग प्रोटीन आगे बाइंड नहीं हुई है, मतलब सिग्नल्स नहीं आए हैं, उस कंडीशन में क्या होगी, आपके आईहोग मतलब को रिसेप्टर्स और पेज्ड किसको ब्लॉक करके रखेंगे, स्मूथन रिसेप्टर को ब्लॉक करके रखेंगे, स्मूथन रिसेप्टर को इनहिबिट करके रखेंगे। इस कंडीशन में सेल के साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, क्यूबिटर इंटरप्रेटस, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे CI से। CI किससे अटैच होती है, किससे डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स बना के रखती है, कोस्टल 2
कॉस्टल 2 से बाइंड होगी और फ्यूज 2 से, कॉस्टल 2 और फ्यूज 2 से बाइंड होगी। ये किससे? माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ जुड़ेंगे और एक डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ जुड़ेंगे और डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स जैसे ही इसको बाइंड करके रखेंगे क्यूबिटस इंटरप्रेटस प्रोटीन को, नेक्स्ट स्टेप में 3 एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेस GSK3, कैसीन काइनेस के फर्स्ट और प्रोटीन काइनेस A किसका फॉस्फोराइलेशन करा देंगे? CI का फॉस्फोराइलेशन करा देंगे। CI का फॉस्फोराइलेशन होने के साथ ही डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाएंगे और इस CI का यूबिक्विटिनाइजेशन करा देंगे किसमें? प्रोटियोसोम में। प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होने के साथ ही CI इंटैक्ट फॉर्म में ना रहते हुए आपके प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा वो CIR के फॉर्म में, मतलब कितने? CI75 को कहा जाएगा CIR के फॉर्म में क्लीव हो जाएगी या CIR के फॉर्म में मिलेगी। वो CIR कहाँ पे ट्रांसलोकेट होगा? सेल के न्यूक्लियस में। जैसे ही सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट हुआ, को रिप्रेसर उसको एक्टिवेट कर देंगे या एज अ को रिप्रेसर वर्क करेगा, उस जीन को साइलेंट कर देगा। जीन क्या हो जाएगा? साइलेंट कंडीशन में, या जीन रिप्रेशन हो गया। जैसे ही जीन रिप्रेशन होगा मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, जीन साइलेंट हो चुका है, नो हेजॉक प्रोटीन या हेजॉक सिग्नलिंग पाथवे के रिगार्डिंग कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं होगा। नो हेजॉक रिस्पॉन्स, कोई भी हेजॉक प्रोटीन के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स शो नहीं हुआ, कोई भी रिस्पॉन्स शो हुआ नहीं। तो ये था आपका जब सिग्नल्स नहीं होगा या हेजॉक प्रोटीन आके बाइंड नहीं होगी। नेक्स्ट कंडीशन में जब हेजॉक प्रोटीन आके बाइंड होगी तब सिग्नलिंग कैस्केड कैसे चलेगा वो देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो सकता है कमेंट का रिप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लगे, बट आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर होगा। ठीक है, चलिए अब बाइट करते हैं। जब सिग्नल्स आके बाइंड होंगे तब क्या कंडीशन होगी? ये आपकी सेल की मेम्ब्रेन है, ये आपके आईहोक पेस्ड रिसेप्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और नेक्स्ट 12। ठीक है, पेस्ड जब हेजॉक प्रोटीन आके बाइंड करेगी, जब हेजॉक प्रोटीन मतलब हेजॉक प्रोटीन प्रेजेंट है, हेजॉक प्रोटीन क्या है? प्रेजेंट। हेजॉक प्रोटीन प्रेजेंट है, उस कंडीशन में क्या होगा? हेजॉक प्रोटीन प्रेजेंट है तब वो हेजॉक प्रोटीन को रिसेप्टर्स और पेज्ड से आके बाइंड करेगी। किससे? आईहोक से और पेज्ड से, आईहोक से और पेज्ड से आके बाइंड करेगी। जैसे ही आईहोक और पेज्ड से आके बाइंड करेगी, हेजॉक प्रोटीन ने जैसे ही आईहोक और पेज्ड से बाइंड किया, नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करेगी? स्मूथेंड रिसेप्टर्स जो उसने ब्लॉक करके रखा था उसको ब्लॉक नहीं करेगी या उसको इनहिबिट नहीं करेगी। तो फिर इस कंडीशन में होगा क्या? जैसे ही हेजॉक प्रोटीन ने बाइंड किया, उसकी कंडीशन में पेज्ड का क्या हो जाएगा? इंटरनलाइजेशन, वो अंदर की तरफ आ जाएगी और उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। पेज्ड क्या होगी? इंटर कर जाएगी और उसका क्या हो जाएगा? डिग्रेडेशन, लाइसोसोमल डिग्रेडेशन। किसका? पेज्ड का। लाइसोसोमल डिग्रेडेशन हो जाएगा पेज्ड का। पेज्ड इंटरनलाइजेशन होगा, सेल के अंदर मूव करेगी, उसका लाइसोसोमल डिग्रेडेशन हो जाएगा। जैसे ही हेजॉक प्रोटीन आके बाइंड करेगी, जैसे ही उसका इंटरलाइजेशन हो गया, लाइसोसोमल डिग्रेडेशन हो गया, मतलब अब वो स्मूथेंड को इनहिबिट नहीं कर पाएगी, अब वो स्मूथेंड को इनहिबिट नहीं कर पाएगी। तो फिर इस केस में क्या चलेगा? ध्यान से समझिएगा सिग्नलिंग पाथवे की कैसा होगा। स्मूथेंड पे वही 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं। इस कंडीशन में स्मूथेंड का फॉस्फोराइलेशन कर देंगे कौन? GSK3 कैसीन काइनेस फर्स्ट और प्रोटीन काइनेस A, ये क्या कर देंगे? फॉस्फोराइलेशन कर देंगे स्मूथेंड रिसेप्टर्स का। क्या कर देंगे? फॉस्फोराइलेशन कर देंगे स्मूथेंड रिसेप्टर्स का। इसमें स्मूथेंड रिसेप्टर्स हैं। जैसे ही स्मूथेंड रिसेप्टर का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, स्मूथेंड रिसेप्टर्स कहाँ मूव कर जाएंगे? सेल मेम्ब्रेन की साइड। नेक्स्ट स्टेप में कहाँ मूव कर जाएंगे? सेल मेम्ब्रेन की साइड, और सेल मेम्ब्रेन पे फ्यूज्ड हो जाएंगे कौन? स्मूथेंड रिसेप्टर्स। मतलब मैं वेसिकल वाला पोर्शन आपका हटा सकती हूँ। स्मूथेंड रिसेप्टर्स कहाँ आ चुके हैं? सेल की सरफेस पे। पेस्ट का तो इंटरलाइजेशन हो गया है, पेस्ट तो कहाँ गया? सेल के अंदर, और उसका लाइसोसोमल डिग्रेडेशन हो गया है। पेस्ट तो खत्म हो गया आपका।
ठीक है, लाइसोसोमल डिग्रेडेशन हो गया, पेज तो खत्म हो चुका है जैसे ही हेजोग प्रोटीन बाइंड हुई। नेक्स्ट स्टेप में कौन आके बाइंड करेंगे, स्मूथन 1 2 3 4 5 6 7 स्मूथन जैसे ही आके बाइंड करेंगे, इस स्मूथन का क्या हो चुका है, फॉस्फोराइलेशन, जिसके इस एंजाइम में क्या है, ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेस 3, केसिन काइनेस फर्स्ट और प्रोटीन काइनेस ए ने इसका क्या कर दिया है, फॉस्फोराइलेशन। कौन सा रिसेप्टर है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ये कौन सा रिसेप्टर है, स्मूथन, स्मूथन रिसेप्टर्स है। जैसे ही स्मूथन रिसेप्टर का फॉस्फोराइलेशन हो गया, ठीक है, स्मूथन रिसेप्टर का फॉस्फोराइलेशन हो गया, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में फॉस्फोराइलेटेड स्मूथन रिसेप्टर से कॉस्टल 2 और फ्यूज 2 प्रोटीन आके बाइंड कर जाएगी, कॉस्टल फ्यूज माइक्रोट्यूब्यूल, जो सीआई के साथ सेल के साइटोप्लाज्म में किसको बाइंड करके रखती है, क्यूबिटस इंटरप्रेटस को, क्यूबिटस इंटरप्रेटस जो लार्ज फॉर्म में थी उसके साथ अटैच होती है कौन सी, कॉस्टल 2, ये कॉस्टल 2 आपकी, कॉस्टल 2 और फ्यूज 2, कॉस्टल एंड फ्यूज्ड, फ्यूज 2 एंड कोस्टल। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये मूव कर जाएगा ऐसा कैसा कॉम्प्लेक्स, कहां पर, स्मूथन रिसेप्टर्स पे, और स्मूथन रिसेप्टर्स के वहां जाके बाइंड कर जाएगा, कॉस्टल 2 और फ्यूज 2। इस कंडीशन में अब इसका फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, और यदि क्यूबिटस इंटरप्रेटस का फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, सीआई का फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, नो फॉस्फोराइलेशन, नो फॉस्फोराइलेशन, इस कंडीशन में क्या होगा, सीआई का फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा क्योंकि डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स नहीं बना तो इसका फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। कॉस्टल 2 और फ्यूज 2 कहाँ जाके अटैच हो गई, आपके स्मूथन्ड फॉस्फोराइलेटेड स्मूथन्ड से जाके अटैच हो गई। कॉस्टल 2 और फ्यूज 2 यदि उससे अटैच हो जाएगी तो सीआई का फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, सीआई किस फॉर्म में रहेगी, इंटैक्ट फॉर्म में, सीआई कैसी फॉर्म में रहेगी, लार्ज इंटैक्ट फॉर्म में। सीआई यदि लार्ज इंटैक्ट फॉर्म में रहेगी तो ये सीआई प्रोटीन कहाँ ट्रांसलोकेट हो जाएगी, ट्रांसलोकेट हो जाएगी, ट्रांसलोकेट इनटू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट हो जाएगी। और जैसे ही न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबसे फर्स्ट ही हमने पढ़ा था, यदि सीआई इंटैक्ट फॉर्म में रहेगी तो वो कैसे वर्क करेगी, एज अ को एक्टिवेटर, कैसे वर्क करेगी, को एक्टिवेटर। ये सीआई क्या है, एज अ को एक्टिवेटर वर्क करेगी, जीन को एक्टिवेट करेगी, यहां जाके क्या करेगी, जीन एक्टिवेशन होगा। सपोज जीन है, जैसे ही सीआई प्रोटीन सबसे पहले जैसे ही सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसफर होगी, सबसे पहले बाइंड होगी सीबीपी से। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे ही ट्रांसलोकेट होके न्यूक्लियस में बाइंड होगी, सबसे पहले बाइंड होगी सीबीपी, सीआरबी बाइंडिंग प्रोटीन, सीआरईबी बाइंडिंग प्रोटीन, सीआरईबी बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन, सीआरईबी बाइंडिंग प्रोटीन। सीआई इंटैक्ट फॉर्म में सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसफर होगी, वहां पे सीबीपी से बाइंड होगी, जो किसको एक्टिवेट करेंगे, जीन का ट्रांसक्रिप्शन, एक्टिवेटर की तरह वर्क करेंगे, जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ट्रांसलेशन और जीन रिस्पॉन्स शो होगा। जीन क्या करेगा, जीन रिस्पॉन्स हुआ एज अ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब जीन रिस्पॉन्स शो हुआ, उसकी प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई। मतलब मेन रोल किसका है, क्यूबिटस इंटरप्रेटस का या सीआई प्रोटीन का। सीआई प्रोटीन एक्टिवेट कब रहेगी, अब आप इसको रिवर्स ऑर्डर में समझते हैं, उल्टा समझते तो हमें ध्यान आ गया। स्मूथन्ड क्या करता है, सीआई को इंटैक्ट फॉर्म में रखेगा, स्मूथन्ड क्या करेगा, सीआई को इंटैक्ट फॉर्म में रखेगा। यदि स्मूथन्ड एक्टिवेट है तो, यदि स्मूथन्ड ब्लॉक है तो सीआई का प्रोटीलाइटिक क्लीवेज होगा। मतलब मेन किसका है, स्मूथन्ड को आपको एक्टिवेट करना है। स्मूथन्ड कब एक्टिवेट होगा, जब हेजोक आएगी, हेजोक आएगी तो पेस्ट का क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, पेस्ट डिग्रेड हो गया तो वो स्मूथन्ड को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, स्मूथन्ड को ब्लॉक नहीं कर पाया तो स्मूथन्ड का फॉस्फोराइलेशन हो गया। स्मूथन्ड का फॉस्फोराइलेशन वही 3 एंजाइम GSK3, ध्यान रखिएगा फॉस्फोराइलेशन कौन कराते हैं, वही 3 एंजाइम GSK3, केसिन काइनेज 1 और प्रोटीन काइनेज A। इन तीनों एंजाइम ने क्या कर दिया, स्मूथन्ड का फॉस्फोराइलेशन करा दिया। स्मूथन्ड का फॉस्फोराइलेशन करा देंगे, वैसे ही कॉस्टल 2 और फ्यूज 2 कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, आपकी स्मूथन्ड पे।
और फ्यूज टू और कॉस्टल टू जैसे ही स्मूथन पे शिफ्ट हो गई वैसे वो किसको फ्री कर देगी, Ci को फ्री कर देगी। इस कंडीशन में डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, Ci का फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। जैसे ही Ci को उन्होंने फ्री किया, जैसे ही इससे बाइंड हुई उन्होंने Ci को फ्री कर दिया, Ci को फ्री किया, वैसे ही Ci का फॉस्फोराइलेशन हुआ ही नहीं था, नो फॉस्फोराइलेशन, Ci इंटैक्ट फॉर्म में थी। इंटैक्ट फॉर्म में Ci कहाँ ट्रांसफर कर जाएगी, न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसफर कर जाएगी एज अ को एक्टिवेटर। Cl के न्यूक्लियस में जाकर वो सबसे पहले CBP से बाइंड करेगी, CBP मतलब CREB बाइंडिंग प्रोटीन, एज अ को एक्टिवेटर वर्क करेंगे। ये कैसे वर्क करेंगे, को एक्टिवेटर वर्क करेंगे। जैसे ही को एक्टिवेटर वर्क करेंगे जीन के कोई रिस्पॉन्स को शो करेंगे, जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, जीन का ट्रांसलेशन होगा और उसके रिगार्डिंग प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। ठीक है, मतलब किसके लिए, ये जीन रिस्पॉन्स मतलब सेल प्रोलिफरेशन करवाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कराएगा, सेल प्रोलिफरेशन, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सेल प्रोलिफरेशन, ज्यादा से ज्यादा सेल डिवीजन, ज्यादा से ज्यादा सेल डिवीजन। इसीलिए कहा जाता है, स्टार्टिंग में एक टर्मिनोलॉजी देखी थी, एक्सेसिव हेजॉक प्रोटीन का यदि प्रोडक्शन होगा, एक्सेसिव हेजॉक प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा तो एक्सेसिव पाथवे चलेगा, एक्सेसिव पाथवे चलेगा तो सेल प्रोलिफरेशन ज्यादा होगा, सेल डिवीजन ज्यादा होगा और ज्यादा से ज्यादा कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ज्यादा से ज्यादा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आई होप आपको जब सिग्नल्स आके बाइंड करे और सिग्नल प्रेजेंट हो या सिग्नल अब्सेंट हो तो कैसा पाथवे चलेगा वो क्लियर होगा। हेजॉक पाथवे किसके लिए, बेसिकली सेल प्रोलिफरेशन के केस में। इसमें अलग अलग भी है, एक ड्रग आती है, जनरली कहा जाता है कि साइक्लोपेनिया जो होती है वो क्या करती है कि कैंसर्स को इनहिबिट करती है। अब वो कैंसर्स को कैसे इनहिबिट करती है, कैंसर्स को रोकती है हेजॉक प्रोटीन के केस में। उसके केस में कहा जाता है कि वो स्मूथर्न से टाइटली बाइंड हो जाती है, स्मूथर्न से टाइटली बाइंड हो जाती है। यदि वो स्मूथर्न से टाइटली बाइंड हो जाएगी, यदि वो स्मूथर्न से टाइटली बाइंड हो जाएगी तो Ci को क्या करेगी, इनएक्टिव कंडीशन में ही रखेगी। Ci को क्या करेगी, इनएक्टिव कंडीशन में रखेगी। और यदि Ci इनएक्टिव कंडीशन में रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जीन रिस्पॉन्स नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल प्रोलिफरेशन नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, इसके केस में आई होप आपको ये क्लियर होगा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल प्रोलिफरेशन होगा, कैसे हेजॉक प्रोटीन आके बाइंड करेगी। इसी के वीडियो के रिगार्डिंग हम एक और वीडियो बेस्ड होगा आपका, जो किस पे बेस्ड होगा, यही कैंसर रिगार्डिंग टॉपिक पे कि कैंसर के लिए कौन सी जनरली यूज़ किया जाता है, कैसे उसकी मेथोडोलॉजी है जो कैंसर को इनहिबिट करती है। 3 टर्मिनोलॉजी टर्म, नेगेटिव जीन रेगुलेशन क्या होगा वो हम हमारे अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। नेगेटिव जीन रेगुलेशन क्या होगा, ठीक है। इसमें एक और Ci जीन रेगुलेटरी प्रोटीन होती है, GLI1, GLI2 और GLI3। ये क्या होगी, GLI1, GLI2, GLI3 क्या होती है, तो ये आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस में पता पड़ेगा कि नेगेटिव जीन रेगुलेशन क्या होता है, कैंसर्स को कैसे इनहिबिट करेंगे, कैसे लॉस ऑफ म्यूटेशन क्या होगा, कैसे ये प्रोसेस चलेगी, वो अपकमिंग वीडियोस में होगा। आई होप आपको हेजॉक सिग्नलिंग पाथवे क्लियर होगा। यदि इस सिग्नलिंग प्रोसेस में आपको जहां पर भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। कमेंट सॉल्व होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट ये 100% श्योरिटी है कि आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। यदि ये वीडियो आपके स्टडी का हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।